नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से एक बार फिर से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल आए हैं। कुछ व्यूअर्स का ये कहना है कि ये एनर्जी बेस्ड साइंस नहीं है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं किस तरह से एनर्जी बेस्ड साइंस है। देखिए, कुछ व्यूवर्स का मानना और कुछ व्यूवर्स का नहीं मानना, किसी के मानने और नहीं मानने से इस साइंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर जैसे आज 6 बजे सुबह होती है, सारे दिन उजाले होते हैं और मैं आंखें बंद करके ये बोल दूं कि मैं नहीं मानता हूं कि अभी सूर्योदय हुआ है, इससे सूर्योदय पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला होता है कभी भी। अगर सूर्योदय हुआ है तो हमें आंखें खोलकर देखनी होगी कि हाँ सूर्योदय हुआ है। जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी उजाला नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एनर्जी बेस्ड साइंस है, इसे हम मानते हैं, इसे हम नहीं मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस साइंस के ऊपर। अगर मैटी ने इसको एनर्जी बेस्ड साइंस दिया है अपने लिटरेचर में, अब कुछ लोग कहते हैं कि मैटी ने लिटरेचर लिखा ही नहीं है। अगर मैटी ने कुछ किया ही नहीं है, मैटी ने कुछ लिखा नहीं है, तो फिर हम किस सब्जेक्ट को लेकर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार हम सरकार के पास जा रहे हैं कि हमारी साइंस को रिकॉग्नाइज किया जाए। किसकी साइंस को? हमारी साइंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो कभी। वो जब भी कर रहा है तो हम मैटी की साइंस को काउंसिलर, जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम लेते हैं तो फाउंडर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का काउंसिलर मैटी का नाम देते हैं फाउंडर में। और उसके बाद जब लिटरेचर की बात आती है तो कहते हैं कि फाउंडर ने कभी किसी तरह का कोई लिटरेचर नहीं लिखा है। तो जब कुछ लिखा ही नहीं है तो हम प्रूफ किस चीज की कर रहे हैं? और जो बुक्स की बात चर्चा होती है हमेशा फर्स्ट एडिशन की, तो रियलिटी है कि काउंसिलर मैटी ने इंग्लिश वर्जन में कोई किताबें नहीं लिखी थी अपने समय में। उन्होंने जो किताबें लिखी थी वो इटालियन लैंग्वेज में था। और जो बुक अभी 72,000 की यूएस में तभी पब्लिशर्स की बुक है, तभी स्टॉक पब्लिशर जो एक रेयर बुक निकालती है हमेशा, या तो फर्स्ट एडिशन निकालेगी या रेयर बुक निकालेगी। वो मैटी की जो ओरिजिनल बुक है उसकी फर्स्ट एडिशन इंग्लिश वर्जन बुक है जो इंग्लिश में निकाली गई थी। और उसमें एज इट इज, उसमें भावार्थ नहीं लिखे गए हैं कि मैटी ने ये कहा तो उसका कहने का मतलब ये हो सकता था, ये नहीं लिखा है। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि एज इट इज, अगर वहां पे अगर आम लिखा हुआ है तो यहाँ पे एज बिल्कुल मैंगो, अब ये आम के कलर से मिलता जुलता है ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर मैंगो है तो यहाँ आम होगा। हिंदी इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट होते हैं। वैसे उसको इटली से, इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और फर्स्ट एडिशन बुक निकली है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ब्लोगना से रिलेटेड जो है। और वो अभी भी बुक रखी हुई है वहां पर। उस बुक को एक्चुअली हमारे अनुसंधान केंद्र में ऑर्डर किया जा चुका है और उसके बहुत सारे कंटेंट हमारे पास पहले से आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर एनर्जी है तो इतने सारे मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ी मैटी जी को बनाने की? इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं। हम ये, हालांकि इसको बहुत ही छोटे लेवल पे समझा जा सकता है। इसके मतलब कि कुछ हमारे व्यूअर्स, मतलब ये अनाड़ी वाली क्वेश्चन हो जाती है कि हमारे घर में सपोज करें इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही आती है बाहर से, अब हमें लाइट लेने की जरूरत पड़ती है तो ट्यूबलाइट लगानी पड़ती है, हवा लेने की जरूरत पड़ती है तो पंखे लगाने पड़ते हैं, खाना बनाने की जरूरत पड़ती है तो हीटर लगाने पड़ते हैं। अब हम ये कहें कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ ही गई तो वो सारा काम खुद करेगी, इतने सारे टूल्स की जरूरत क्या है? ये सारे टूल्स होते हैं। मेडिसिन जो मैटी ने बनाया, एनर्जी सब में इक्वल आती है, बट उन्होंने जितनी मेडिसिन बनाया है वो ऑर्गेनिक टूल्स बनाए गए हैं हमारे लिए कि वो किस किस ऑर्गेन की कौन सी मेडिसिन है, उस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने बनाया था। अब हम कहें कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गई एक, अब हमें हवा भी लेना होगा तो उसी से ले लेंगे और रोशनी भी लेनी होगी तो उसी से ले लेंगे। अगर 10 साल के बच्चे को भी अगर, या 15 साल के बच्चे को अगर मार्केट में भेजा जाए गर्मी के दिनों में और कहा जाएगा कि बेटा मुझे हवा लेनी है, तो वो जाकर हीटर नहीं खरीद कर लाएगा कभी भी। वो जब भी लाएगा तो या तो कूलर लाएगा, एसी लाएगा या पंखे लाएगा। तो इस तरह की सवाल बहुत ही बचकाने सवाल है कि एनर्जी जब एक आती है तो मैटी ने अगर एनर्जी बेस्ड साइंस प्रूफ किया तो इतनी सारी दवाएं क्यों बनाई? कोई दवा बना देता उसी से काम हो जाती। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि एक्स्ट्रा एनर्जी अगर हम देते हैं, अगर ये एनर्जी की फॉर्म है, और उनका ये कहना है एक व्यूअर्स का, हमारे दर्शक का, कि अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो एग्रीवेशन ज्यादा होता है। यस, देखिए डिसीज बॉडी में एग्रीवेशन मेडिसिन के हमेशा होते हैं। और रही बात एक्स्ट्रा की और उसके कम करने की, तो चिकित्सक की पढ़ाई जो होती है मेडिकल साइंस में, वो हम पढ़ते किस चीज के हैं?
डोजोलॉजी है क्या फिर? अगर हम यही नहीं जानकारी है, हमें पता है कि इतने सारे खाना है तो ये खाना हम कितना हो दे दे, ये बच्चा भी इतना ही खाएगा, बूढ़ा भी इतना ही खाएगा, बड़े भी इतना ही खाएंगे। अरे सबकी डोजोलॉजी अलग होती है। तो जो हमारी एक्सपर्ट होते हैं घर के, उन्हें पता होता है कि किसको कितने खाने देने चाहिए। तो मेडिकल साइंस में एक्चुअली जो पढ़ाई होती है हमारी, जो डोजोलॉजी एक चैप्टर होता है, वो डोजोलॉजी यही होती है कि किस बॉडी में किस रेशियो में कौन सी मेडिसिन हमें देनी है, नेगेटिव देनी है या पॉजिटिव वे में देनी है। अब रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव को भी, अगर जब हम एनर्जी नहीं समझेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव तो और नहीं समझ पाएंगे। जबकि साइंस लॉ ऑफ पोलैरिटी बहुत अच्छी तरह से समझाई है, और मैटी ने भी लॉ ऑफ पोलैरिटी का जिक्र किया है अपने लिटरेचर में बहुत। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि ये एंजाइम की तरह काम करती है। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनका ये कहना है कि ये एंजाइम की तरह काम करती है। एक्चुअली देखिए, ये पहले इस टर्म को बहुत अलग तरीके से यूज किया जाता था, लेकिन कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं एंजाइम है, डायरेक्ट उसे बोलते थे हम। लेकिन जब एक बार हमारी बहुत कुछ लोगों इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक भाइयों के साथ जब मीटिंग हुई थी, तो हमने कहा था कि इसको इस तरीके से ना बोले, नहीं तो आप आगे चल के फंस सकते हैं बुरी तरीके से। अगर साइंटिस्टों के बीच में बैठेंगे तो वो कहेंगे कि एंजाइम लिमिट्स होते हैं, आप ये बताएं कि आपके स्क्रोफ्लोसो नंबर 1 एक मेडिसिन बनी, उसमें कौन सी एंजाइम है, या जितने भी मेडिसिन बने उसमें अलग अलग तरह की कौन कौन सी एंजाइम है, आप मुझे बताएं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है एंजाइम की तरह काम करती है, एज लाइक एंजाइम बोल दें। उस समय से एक्सेप्ट कर लिया गया था इसको, और उसके बाद एज लाइक एंजाइम बोलना हम शुरू कर दिए। लेकिन हम एंजाइम चैप्टर ही क्यों लाते हैं इस मेडिसिन को लेकर बार बार? हमारी बॉडी में एंजाइम होती है, एंजाइम में चेंजिंग भी होते हैं। जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन दी जाती है तो अंदर में चेंजिंग आती है उसके बॉडी में। जब सेल की स्टडी करेंगे तो उसमें एंजाइम की भी स्टडी होती है, बायोलॉजी में होती है। लेकिन एक्चुअली हमारे अभी साइंस में जो फिजिक्स से हम जो दूरी बनाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी से हम दूर हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम कोरिलेट कराएं, इसको लगने की कोशिश करें और स्टडी करने की, तो फिर हमें समझ में आएगा कि फिजिक्स का क्या रिलेशन है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक मुझे याद आ गया आपकी बात से कि एक दर्शक ने ये कहा था कि चिकित्सा विज्ञान में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का समावेश है, फिजिक्स का समावेश नहीं। नहीं, थोड़ा सा उन्हें अपनी स्टडी को और इनहेंस करने की जरूरत है कि चिकित्सा विज्ञान में अभी WHO ने जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को मान्यता दी है अपने यहाँ से, एक्यूपंक्चर, यस, उसमें जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उसमें ना कहीं केमिस्ट्री का जिक्र है और ना कहीं बायोलॉजी का जिक्र है। इसके मतलब कि हम WHO से कुछ ऊपर का कॉन्सेप्ट देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कहना कि मेडिकल साइंस में फिजिक्स है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट टूल्स भी फिजिक्स में है। मैग्नेटोथेरेपी ये है क्या? केमिस्ट्री तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मैग्नेटोथेरेपी है या एक्वापंक्चर है या एक्वाप्रेशर है, ये सब है क्या? डायग्नोस्टिक टूल्स की तरफ अगर हम चले जाएं तो आज हमारी ECG होती है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, MRI होती है, जितने भी ये इमेजिनस टेस्ट होते हैं, ये सारे फिजिक्स बेस ही तो है। अगर फिजिक्स, अगर लाइफ लास्ट में जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर क्लिनिकली डेथ घोषित करता है, तो जिस समय क्लिनिकली डेथ घोषित करने की बात आती है उस समय हमेशा उसकी ECG चेक की जाती है, पल्स चेक किए जाते हैं, उसके ब्लड को निकालकर, और उसकी CBC नहीं कराई जाती है कि जाकर ब्लड टेस्ट कर लो कि ये बंदा अलाइव है कि नहीं है। जहां पे लाइफ की बात आ जाएगी उस लास्ट पॉइंट पे, उस समय हमेशा उस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं और फिजिक्स टेस्ट करते हैं उसकी कि इसमें फिजिकल क्या एक्टिविटी हो रही है। नहीं, असल में उनका ये मानना था इसमें सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का समावेश होता है, नहीं, बायोकेमिस्ट्री का। एक्चुअली हमारी स्टडी जिस लेवल की होती है हम हर चीज को उसी दायरे में लेते हैं। एक्चुअली अपनी एक बार मीटिंग हुई थी, मैं छोटा सा एक जिक्र करूंगा, एम्स में जी। नाम मैं नहीं लूंगा किसी का क्योंकि सारे एक ऑथेंटिक बॉडी होते हैं, लेकिन ये समझे कि वो सारे पिक के लोग थे, साइंटिस्ट जी कैटेगरी के लोग थे, डायरेक्टर रैंक के लोग थे, उस लेवल के लोगों से मीटिंग आज तक सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने जो की है वो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में की है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए वहां साइंस को लेकर तो ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि वो लोग जो बैठे हैं ना वो सारे मास्टरमाइंड बैठे होते हैं वहां पे। तो उन लोगों से जब बात होती थी और बार बार, अब जैसे एलोपैथी के सामने जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एलोपैथिकली समझने की कोशिश करता है। अगर होम्योपैथी के सामने कोशिश करेंगे तो वो होम्योपैथिकली लेगा, आयुर्वेद के सामने कोशिश करेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठा होगा तो उसको आयुर्वेदिकली लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी समझने के लिए हमें इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ना पड़ता है।
हम केवल ये सोचे कि हमने बायोलॉजी की स्टडी कर ली, केमिस्ट्री की स्टडी कर ली, बायोकेमिस्ट्री की स्टडी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझने के लिए हमने उससे थोड़ा सा और ऊपर, वो बेस है हमारे लिए। ये जो लोग कहते हैं कि मेडिकल साइंस में फिजिक्स की कोई जरूरत नहीं है, जब हम मेडिकल के टेस्ट के लिए जाते हैं ना, एंट्रेंस जो होते हैं, अभी नीट के थ्रू भी होते हैं या हर जगह सीपीएमटी के थ्रू भी और सीबीएसई के थ्रू भी टेस्ट होते हैं, उसमें जब जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की पढ़ाई होती है, ये सॉलिड टेस्ट होते हैं। और मैक्सिमम लोग अगर मेडिकल में छंटते हैं तो वो फिजिक्स वीक होने के कारण, क्योंकि जिसकी फिजिक्स थोड़ी स्ट्रांग होती है वो इंजीनियरिंग साइड में चले जाते हैं, ऐसी धारणा बनी हुई है। लेकिन मेडिकल में भी अगर जो फिजिक्स को स्ट्रांग लेके चला जाता है कि हमारी फिजिक्स भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो वो मेडिकल में पीक पे चला जाता है, वो सबसे अलग। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आया था कि एक हमारे दर्शक का मानना ये था कि मैटी जी ने जो इसे इलेक्ट्रो वर्ड दिया है, उनका ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ईसीएफओ एक्सोप्लाज्म में, उसके कारण दिया, जबकि उन्होंने एक सेंटेंस और वहां पर उससे पहले हमें जो जाना, उनका ये कहना था कि उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है हमें। सही बात है कि उन्होंने इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण दिया। नहीं, मैटी अपने समय में तो इलेक्ट्रॉन का नाम भी नहीं जानते होंगे, हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज ही हुई है वो 19th सेंचुरी में हुई है जी। जब 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक 18th सेंचुरी की है, तो फिर हम दोनों सेंचुरी को कैसे कोरिलेट करा रहे एक दूसरे से, ये हमें समझना होगा। इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिक, ये कहीं भी हम क्या बोलते हैं कि हम कुछ भी बोले, जैसे अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि मैटी ने इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से इलेक्ट्रो वर्ड ले लिया था, हम उनके लिटरेचर में दिखाएं तो सही, उनके इटालियन बुक तो है ना। अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश वर्जन की जो बुक आई है वो थोड़ी मैनिपुलेटेड कर दी गई है, उसको फैब्रिकेटेड किया गया है, उसको अपने तरीके से, तो फैब्रिकेटेड हमने तो नहीं किया, वो यूएस वाले ने किया या जिसने भी किया हो। लेकिन अगर उनकी ओरिजिनल बुक भी है जो इटालियन लैंग्वेज में है, तो अभी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो एज इट इज उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई नहीं करेगा तो गूगल कर देगा, एज इट इज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मिलता जुलता कर देगा, हम समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो उनकी टोटल बुक में हम ये देख लें कि उन्होंने इलेक्ट्रो शब्द एक्चुअली लिया कहां से है, कहां से लिया, क्योंकि हम नाम जब भी किसी चीज का रखते हैं ना, तो पहले वो जन्म लेता है। साइंस का जन्म पहले हुआ था, ऐसे भी बच्चा जब जन्म पहले ले लेता है, उसके बाद उसके नामकरण संस्करण होते हैं। बच्चे के जन्म लेने के बाद उसमें बहुत सारे हमारे जो इर्द गिर्द में लोग होते हैं, वो उसके गुणों को देखते हैं कि अरे इसमें इस तरह के गुण नजर आ रहे हैं, जिसका नाम ऐसा रख दो, तो नाम ऐसे ही रखा जाता है एक्चुअली। तो काउंट सीजर मैटी ने साइंस का इजाद पहले किया था, उसके बाद इसकी क्वालिटी को देखते हुए इसके नाम को रखा था कि नहीं, इसमें बिल्कुल इसकी जो मेडिसिन है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम कर रही है, और इससे इसका नाम इलेक्ट्रो वर्ड जोड़ा गया। होम्योपैथिक से इंस्पायर थे पूरी तरह से, होम्योस्टैसिस वर्ड नहीं है। मैटी ने होम्योस्टैसिस टर्म को कहीं भी यूज नहीं किया है कि हमने होम्योस्टैसिस को देखते हुए कि आपसे हम आज उसको कोरिलेट कराएं, अलग बात है। लेकिन एक चीज हमें और समझना होगा कि हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमारे सामने जब आती है तो उसे हम भावार्थ की तरह ना लें कि हमारे भाव ये है। अगर हम भावार्थ कहने लगेंगे तो 10 लोग जब बैठेंगे तो 10 लोगों के अलग अलग भाव हो सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि हमने कोई एक गीता का श्लोक लिया या रामायण का पंक्तियां ले ली, उसको अगर हम 10 लोगों को दे दें कि आप लोग पढ़ें और इसके बारे में बताएं कि क्या क्या है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो भावार्थ लिखने के लिए भी आते थे कि कुछ लाइन दे दिया जाता था कविता का, उसका इसका भावार्थ लिखे। 10 स्टूडेंट की कॉपी अगर चेक की जाती थी तो 10 के अलग अलग भाव होते थे उसमें। तो भावार्थ हमेशा हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी पूरी बैकग्राउंड के ऊपर और बैक स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज का भाव कैसे निकाल सकते हैं। आज हम लोग बैठे हैं, हो सकता है कि हमारी आवाज थोड़ी सी तेज हो रही है, यहां पर अगर दूसरे अगर भाव के आ जाए तो कहेंगे कि दोनों ये तो लड़ाई कर रहे हैं, या कुछ आएंगे तो कहेंगे नहीं ये साइंस पे डिबेट हो रही है, कुछ आएंगे भाव निकालने के नहीं एक पूछ रहे हैं दूसरा जवाब दे रहे हैं, मतलब अलग अलग भाव हो सकते हैं हमारे। तो हमें भावार्थ नहीं जानने हैं किसी के। मैटी ने अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस दिया है तो बिल्कुल एज इट इज 2 डॉट, क्योंकि साइंस हमेशा 2 + 2 4 कहता है। अगर 2 + 2 4 है तो 2 डॉट है बिल्कुल। अगर नहीं तो पता चलेगा कि हम ये कहेंगे कि अरे यार स्टैंडर्ड 1 की मैथमेटिक्स बना रहे हैं ना, तो 2 + 2 4 मत लिखना, इसको 3 कर दो, क्योंकि लोअर क्लास की मैथ्स है।
और पीजी की मैथमेटिक्स अगर बनाने शुरू कर दिया, वहां 2+2 आया तो कहेंगे कि बहुत बड़े स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है, यहाँ 2+2 5 लिख दो, क्योंकि बड़े लेवल की ये चीज है। तो यहाँ नहीं, अगर हम स्टैंडर्ड 1 की मैथमेटिक्स बनाए या पीजी की मैथमेटिक्स बनाए, जब साइंस की बात होगी तो 2+2 4 ही लिखेंगे, तब जाके जो आंसर होता है वो 100% आउटपुट आता है हमारे पास और एक्यूरेट आता है। और साइंस हमेशा एक्यूरेसी ढूंढती है, वो अंदाजा नहीं लगाती है कि मैटी ने ये कहा था तो इसका मतलब कि हो सकता है कि अरे अगर हम साइंटिस्टों के बीच में बैठेंगे ना और कहेंगे कि मैटी ने ये कहा था, इसका मतलब ये हो सकता है, तो कहेगा कि यार तुम भी अंदाजा ही लगा रहे हो, आज तक 150 सालों में लिटरेचर नहीं पढ़े क्या उनकी? अगर तुम भी अंदाजा लगा रहे हो तो तुमसे ज्यादा मेच्योर्ड हम हैं, सारी बुक को मुझे दे दो, मैं पढ़ के समझ जाऊंगा कि इसमें क्या खुद अंदाजा लगा, हमें भी कुछ अंदाजा लगाने दो, मौका है अंदाजा लगाने का। तो यही चीज है। और एक जो सवाल है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की मेडिसिन जो है शरीर में इतनी तेज गति से, तीव्र गति से कैसे काम करती है? देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी की जैसे ही बात करें, यहां तो मैंने अभी आंसर दिया इसका कि मैटी ने सिर्फ इसकी स्पीड को देखकर कि अरे ये जो मेडिसिन काम कर रही है बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम कर रही है, और प्लांट्स में उन्होंने बायो इलेक्ट्रिसिटी देखा, और देखने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी हम जैसे ही बोलेंगे तो इसकी स्पीड की हम तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी से स्पीड किसी की ज्यादा नहीं होती है। आइंस्टाइन ने इसको ऑलरेडी E=mc² प्रूफ कर दिया है कि लाइट की स्पीड से अगर किसी भी मैटर को दूना कर दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे ज्यादा हम किस चीज की स्पीड रख सकते हैं? तो ये किस गति से काम करती है? हम पहले कहते थे कि त्वरित गति से, अंदाजा नहीं बोलते थे, त्वरित गति कोई शब्द नहीं होते हैं। ये कितनी तेज दौड़ रहा है भाई, तो ये बहुत तेज दौड़ा है। अरे अभी के समय में स्पीडोमीटर आ चुका है, हॉर्स पावर में वो कैलकुलेट कर लो ना कि किस स्पीड से दौड़ रहा है। जी हाँ। तो अभी जो हमारी मेडिसिन है वो ऑलरेडी, और जब जिस समय मैटी ने अपने लैब में, उनके सामने आए थे कुछ ब्रिटेन की जो क्वीन थी उस समय की, और वो आई थी इनके लैब को विजिट करने के लिए, तो इनके बॉटल पे व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी ये सारे बोर्ड लगे हुए थे लेबल। तो उनकी जो छोटी बेटी थी वो छूती नहीं थी उसे देखने के कि छूंगी तो इसे करंट लग जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। क्योंकि मैटी ने जब उसको समझाया लोगों को कि एक्चुअली ये साइंस किस लेवल की है, तो उन्होंने बताया कि ये सारे जितने भी हमारी साइंस है ये इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बेस है पूरी तरह से। तो वो सुनी थी, और उसके बाद जाकर लेवल पर देखी कि वो इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है वहां, और देखने के बाद वो इतनी डर गए कि वो बॉटल तक नहीं छूती थी डर से कि इससे करंट लग जाएगा मुझे। अच्छा, उस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज किया गया। हमारी 5 जो मेडिसिन बनती है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी लिखी रहती है कि व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में होते हैं मेडिसिन। अच्छा, एक बात और हमारे दर्शक का ये कहना था कि एनर्जी ना तो पैदा करी जा सकती है, ना खत्म करी जा सकती है, ना दी जा सकती है, ना ली जा सकती है। ये जितनी सूरत से आती है उतनी ही सूरत पे वापसी चली जाती है। नहीं, जब तो उस बारे में जानना चाह रहा था जरा। अगर हम एनर्जी की अगर स्टडी ही नहीं किए हैं तो फिर हम उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपके बारे में हमें कोई ABCD कुछ भी जानकारी नहीं है, अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो मुझे, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ यार इलेक्ट्रोपैथी इतनी तेज काम करती है, ये कोई जरूर मंत्र शक्ति से काम कर रही होगी। कोई कह देगा कुछ भी, कोई कुछ भी। मतलब जब हमारी स्टडी ही नहीं है उस लेवल पे, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले हम उस सब्जेक्ट की एक स्टडी कर लें कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, और तब जाके 100% रिप्लाई उससे मिलेगा। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक जो लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो हमारा शोध का विषय वो मेन क्या है कि हम इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन क्या है, या ये कैसे कार्य करती है, ये बॉडी में जाके कैसे कार्य करती है? क्योंकि जब हम औरों से जानते हैं, कई बार जानना होता है, तो अक्सर हम ये जानते हैं कि वो ये बता रहे हैं ये कैसे कार्य कर रही है। ये सवाल नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। तो जैसे अगर हम रिकॉग्नाइज करवाने जाएंगे, हम किस चीज को रिकॉग्नाइज कराने की बात कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, पहले हमको ये क्लियर होना होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जैसे अभी हम लोग इतने देर बैठे हैं, हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी पे चर्चा नहीं किया है कभी भी कि हमारी बॉडी के सेल की बनावट कैसी है, साइटोलॉजी की स्टडी कर लें या इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीजों पे अभी सिर्फ और सिर्फ काउंटसीजर की दी हुई साइंस इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे चर्चा हो रही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है। तो हमेशा इलेक्ट्रोपैथी की जब साइंस होगी तो उसके साइंस के कॉन्सेप्ट पे बात होगी, उसकी साइंस की फिलॉसफी पे बात होगी। साइंटिस्ट ने जो इसके फाउंडर थे उन्होंने तो दिया तो फिलॉसफी ही है इसको,
बट उसमें हम उसकी साइंस को देखते हैं हमेशा कि वो, क्योंकि दिया तो फिलॉसफी के फॉर्म में है लेकिन दिया साइंस है। हम कहते हैं ना कि मैटी ने इसको कोई लिटरेचर नहीं लिखा, कोई साइंटिफिक व्यू नहीं दिया, वो दिया फिलॉसफी है। लेकिन आज हम जब कहते हैं कि ये क्या है तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथिक मेडिकल साइंस है। हमने लिया उसको साइंस के वे में, तब जाके आज काम। अगर हम उसको केवल फिलॉसफी अगर देखते तो आज सिर्फ हम पढ़ते रह जाते, उस पर काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, मतलब कि वो साइंस के फॉर्म में आ चुका है। और रही बात कि हमारे बॉडी में जाके क्या क्या चेंजिंग करती है, ये कंप्लीट एक अलग सब्जेक्ट है। मतलब बहुत डिफरेंट। ये हम वहां पे जिस एंजाइम की हम चर्चा करते हैं बार बार ना, वो हमारी इंटरनल चेंजिंग की चर्चा होती है। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एंजाइम से कोई लेना देना नहीं। आज हम देखिए जैसे आयुर्वेद की मेडिसिन अगर हम यूज करें, वो भी अगर हमारी बॉडी में जाएगी तो हम उस एंजाइम की अगर चेंजिंग को अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में जाके क्या चेंजिंग की है। क्योंकि जब हम ठीक होते हैं, जब हमारी बॉडी डिजीज बॉडी होती है और हम जब क्यूरेशन के स्टेज में जाते हैं धीरे धीरे, तो हमारे अंदर एंजाइम की ही चेंजिंग होती है। और जब प्रॉपर वे में बैलेंस हो जाता है, जिसको कि आज इसको होम्योस्टैसिस कह रहे हैं, होम्योस्टैसिस भी हमारी वो इंटरनल टर्म को ही यूज कर रहे हैं बार बार। ये चेंजेस तो खाना खाने से भी आएंगे। खाना, जब हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी मेडिसिन को नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और फूड के थ्रू भी ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे यहाँ, तो बहुत सारे ऐसे चीज हो रहे हैं। तो इसको स्टडी हम थोड़े अपर लेवल पे ही आके करने की जरूरत है। हम नीचे अगर हम 9th 10th और 11th लेवल की अगर हम बात करते रह जाएंगे तो शायद हमें सिर्फ बेसिक चीजों की जानकारी होगी, और केवल बेस पे काम करते रह जाएंगे तो हम जहां अभी कर रहे हैं जिस लेवल पे, अगर हम केवल हम 9th 10th और इस बेस पे बात करते रह जाएं तो आज कैंसर जैसे सब्जेक्ट पर कभी भी काम नहीं कर सकते, या उस लेवल पर जहां पर कि पीएचडी बैठे हुए हैं साइंटिस्ट, वहां पे बैठ के हम कभी भी चर्चा या बातें नहीं कर सकते हैं। हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, उनके जितने भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और उनके सभी जवाब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद, नमस्कार।